सहेली रितु से ही बात करती रहती। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह पूजा अपनी सहेली रितु से बात कर रही थी, तभी उसकी सास नीलम आ जाती है और उसे फ़ोन पर बात करते हुए देखकर कहती है, बहू तो सुबह सुबह किससे बात करने लग गई? माँ जी मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल है। वो क्या है ना, हमारी बचपन की दोस्ती है और काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सुबह सुबह फ़ोन कर लिया उसे। तेरा तो बस चले तो तू उसे अपनी देवरानी ही बना ले। अरे बहू, इतनी भी यारी दोस्ती अच्छी नहीं होती। एक ना एक दिन सबको अकल आ ही जाती है। इसीलिए अभी से समझा रही हूँ, अपनी यारी दोस्ती को एक तरफ रख, वरना तुझे ही ये दोस्ती भारी पड़ जाएगी। नीलम इतना कहकर चली जाती है, लेकिन नीलम की बात पूजा के दिमाग में रह जाती है और वो तुरंत अपनी सहेली को अपने घर बुलाती है। रितु घर आती है और वो दोनों बातें करते हैं। बातों बातों में पूजा रितु से कहती है, वैसे एक बात बता रितु, तुझे मेरा देवर कैसा लगता है? मतलब ठीक लगता है या फिर कुछ? तेरा देवर ना मुझे बहुत पसंद है। तेरी शादी में तुझसे ज्यादा ध्यान तो मेरा तेरे देवर पर था। अच्छा जी, फिर तो तूने बात भी की होगी। और अगर तुझे मेरा देवर इतना ही पसंद है तो मेरी देवरानी बन जा। पूजा ने इतना बोला ही होता है कि वहाँ उसका देवर अर्जुन आता है और वो ये सब सुनकर कहता है, रितु तुमसे मना किया था ना, तुमने बता दिया भाभी को कि हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं? भाभी प्लीज़ माँ को मत बताना, वरना वो तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। अच्छा जी, अब बात यहाँ तक आ गई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो पागल ये समझती रही कि तुझे अपनी देवरानी बनाऊं तो बनाऊं कैसे, और तूने तो पूरी सेटिंग बिठा रखी है। वैसे मेरा काम ना अब और आसान हो गया। पूजा, मैं तुझे ना बताने ही वाली थी लेकिन बता नहीं पाई, पर तू मुझे अपनी देवरानी बनाने के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। भाभी माँ को पसंद नहीं आएगी शायद रितु। अरे उसकी चिंता तुम दोनों मत करो, मैं हूं ना। भाभी हूं तो भाभी वाला फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। मैं सारी बात संभाल लूंगी। पूजा अपनी सास से बात करती है और कुछ ही दिनों में रितु और अर्जुन की शादी करवा देती है। अब वो दोनों पूरा दिन बातें करते रहते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रितु अपनी सास के पैर दबा रही थी, तभी वहां पूजा आ जाती है। रितु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कमरे में, तुम आई ही नहीं। वो माँ जी अकेले बैठी थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और यहाँ आने के बाद पता चला कि माँ जी के पैरों में दर्द भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना माँ जी के पैरों की मालिश ही कर दूँ। बहुत देख ले अपनी देवरानी को। आज तक तूने कभी सामने से नहीं पूछा कि माँ जी ठीक हो कि नहीं। और ये तेरी देवरानी है, जो कि तेरी सहेली भी है। यहाँ आई, मेरे पास बैठी, मुझसे बात की और अब मेरे पैर भी दबा रही है। पूजा को अपनी सास के मुंह से रितु की तारीफ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद रितु अपने कमरे में बैठी थी और तभी अर्जुन आता है। अर्जुन के आते ही रितु कहती है, अर्जुन मैं तुमसे कुछ कहूँ, अगर मेरी बात का बुरा ना लगे तो? बुरा लगने वाली बात कहोगी तो बिल्कुल बुरा लगेगा, लेकिन तुम तो हमेशा अच्छा ही बोलती हो जिसमें मेरा भला हो। मैं ये कह रही थी कि अब से ना तुम अपनी सैलरी लाकर मुझे दिया करो। अपनी भाभी को देते हो, फिर वही सारा घर का खर्चा संभालती है। मुझे तो अपने लिए कुछ मिलता ही नहीं। अब मैं सहेली भी हूँ और देवरानी भी, और देवरानी का फ़र्ज़ पहले आता है, इसलिए उनसे पैसे मांगना भी ठीक नहीं लगता। देवर जी, वो महीना लग चुका है, आपको इसी समय तनख्वाह मिलती है ना? पर आपने अभी तक मुझे अपनी तनख्वाह नहीं दी। मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ, घर खर्च के लिए पैसे चाहिए ना। हाँ भाभी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने रितु को पैसे दे दिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए आप रितु से ले लेना। लेकिन हर बार तो आप अपनी पूरी तनख्वाह मुझे देते थे ना, तो फिर इस बार रितु को क्यों? भाभी आपको पैसे दूं या उसको, बात तो एक ही है ना। पैसे तो अपने ही घर में आए हैं। अच्छा भाभी, मैं ना बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ नहाने। आप रितु से बात कर लेना जो भी हो। अपनी सहेली को देवरानी बनाते ही घर का माहौल पूरा बदल गया था और ये सब बातें कहीं ना कहीं पूजा को खटकने लगी थी। ऐसे ही एक दिन रितु सबके लिए खाना बना रही होती है, तभी वहां पूजा आती है और इतना कम खाना देखकर पूजा रितु से कहती है, अरे, इतना कम खाना क्यों बनाया? पता है ना हमारे घर में खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, फिर भी इतना कम खाना? मैंने सबके हिसाब से ही खाना बनाया है। तुम तो रोज़ इतना सारा खाना बना कर रख देती हो और बाद में वो सारा खाना वेस्ट होता है। कम से कम हिसाब से बनेगा तो खाना वेस्ट तो नहीं होगा।
और वैसे भी अनाज लाने में भी पैसे लगते हैं, और पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। ये तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो? मैं क्या खाना खराब करती हूँ? अरे तुमसे ज्यादा अकल है मुझ में। आई बड़े मुझे बोलने वाली। अब से खाना हिसाब से ही बनेगा। अपने और अपने पति का खाना देख लेना कितना बनता है, उतना ही बनाना। मैं अपना और अपने पति का देख लूंगी, और माँ जी से पूछ लिया करेंगी कि वो कितना खाएंगी। रीतु अब हर बात में हिसाब और आनाकानी करने लगती है, और ये सारी बातें पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ दिनों बाद बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, जिसे देखकर रीतु अर्जुन को लेकर सीधा पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ पूजा अपने पति के साथ बैठी थी। ये क्या है? इतना ज्यादा बिजली का बिल कैसे आया? हम लोग तो एसी भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतने सारे बिजली के बिल के पैसे किस बात के भरे जा रहे हैं? ऋतु, घर में एसी नहीं है पर और सामान तो है। फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, इन सब का भी तो इस्तेमाल होता है, और इन सब में बिजली तो जाती है। पहली बार थोड़ी ना इतना बिल आया है। अरे जब हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते ही नहीं, तो हम इनका पैसा दे ही क्यों? हमें क्या पागल समझा हुआ है? एसी के मजे आप दोनों लो, सब कुछ आप इस्तेमाल करो, और जब बिल भरने की बारी आए तो हम भरे। अर्जुन जी देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? आप अपने भैया भाभी को कुछ बोलोगे या नहीं? भैया, रितु की बात तो सही है। अरे हम तो बस पंखे में ही अपना दिन गुजार लेते हैं, और फिर भी हमें इतने पैसे दे, ये बात तो मुझे भी कुछ सही नहीं लग रही। मुझे नहीं लग रहा कि हमें इतने पैसे देने भी चाहिए। अगर घर में बिजली का बिल आया है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं आया। घर में जितने लोग रहते हैं उतना सामान है, और उन सभी सामानों का हर इंसान बराबर उपयोग करता है, इसलिए इतना बिल आया है। अब से पूरा बिजली का बिल हम लोग नहीं भरने वाले। अब से बिल आधा आधा किया जाएगा, आधा आप लोग देंगे और आधा हम। क्यों अर्जुन, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रितु भाभी, अब से हम आधा ही बिल भरेंगे, बाकी का आधा आप लोगों को ही भरना पड़ेगा। अर्जुन ऋतु की हर बात में हामी भर रहा था, और अब पूजा को भी अपनी सहेली उर्फ देवरानी की सारी चालाकियां समझ में आने लगी थी। कुछ दिनों बाद पूजा अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आप सही थी। शायद मैंने ही अपनी सहेली को सहेली से ज्यादा मान लिया, तभी तो आज मेरे ही घर में मुझे ही नहीं पूछा जा रहा। बहू, मैं तो हमेशा अपने बच्चों का भला सोचती हूँ। मुझे क्या पता था तेरी सहेली ऐसी निकल जाएगी। अरे जब तक मेरी सेवा कर रही थी तब तक तो मुझे भी सही लग रही थी। अब तो घर को बांटने में लग गई है। यह तो सरासर गलत है। यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरे जीते जी तेरी वो सहेली इस घर को बांट नहीं सकती। पर माँ जी अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऋतु ऐसे ही करती रहेगी। हम्म, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये ऋतु मेरे घर को बर्बाद कर देगी। पूजा अब अपनी सास के साथ मिलकर दिमाग चलाने लगती है, और ऋतु को सबक सिखाने का सोचती है। कुछ दिनों बाद ऋतु रसोई में अपने लिए घी में आलू तल रही थी, तभी वहां पूजा आकर उसे टोकती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं ये घी मेरा है? ये तेरा मेरा क्या होता है? हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, देवरानी जिठानी है, और हम दोनों तो सहेलियां भी हैं। तो हम दोनों के बीच में ये तेरा मेरा कैसे आ गया? हम दोनों सहेलियां थी, लेकिन अब हम दोनों देवरानी जेठानी हैं, और देवरानी जेठानी की चीजों का इस्तेमाल ना ही करें वो अच्छा है। ये मैंने अपने पति के पैसों से लिया है, तो तुम अब अपने पति के पैसों से लेना, ठीक है? चलो, आप घी का इस्तेमाल बंद करो। ओ, तो ये है तेरा असली रूप? अब तो घर के सामान पर हक जमाएगी। कोई बात नहीं, रख अपना घी अपने पास। पूजा की बात सुनकर ऋतु को बहुत गुस्सा आता है। वो इतना बोलकर तुरंत अपनी सास को वहां बुलाती है। माँ जी देख रही हो पूजा को? अरे खाने की चीज में मेरा तेरा कर रही है, ये तो कितनी गलत बात है ना? बहू, अब मैं क्या करूं? तुम दोनों हो कि तुम समझ ही नहीं रही हो। अरे यह घर तुम दोनों का ही है, और तुम दोनों ही मेरा तेरा करने लग गई हो। इस बुढ़िया की कौन ही सुनेगा? तूने भी तो कहा था ना कि अब हिसाब किताब होगा हर चीज का। तो ठीक ही बोल रही है बड़ी बहू। ये उसके पति के पैसे से आया है तो उसका ही हुआ। नीलम भी जवाब देकर वहां से चली जाती है, और ऐसे ही हर रोज होता है। जो चीज ऋतु इस्तेमाल करने आती तुरंत पूजा उससे छीन लेती, और बता देती कि उसके पति के पैसों का नहीं आया। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं, और इस तरह ऋतु घर की किसी भी चीज का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद ऋतु की माँ अनीता आती है, और ऋतु पूजा के पास जाकर कहती है, पूजा वो मेरी माँ आई है, और मैंने अपनी माँ को बोला हुआ है कि मैं बहुत ही ठाठ से रह रही हूँ, लेकिन जब से घर में तेरा मेरा होने लग गया है ना, तब से हम लोगों के ठाठ तो रह ही गए हैं।
मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ के आगे मेरी इंसल्ट हो जाए। तो मैं तुम्हारा कुछ सामान इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या? नहीं, तुम मेरी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मत करना। जहाँ तुम्हारे पति के पैसे लगे थे वहाँ मैं चुप रही, तो इसीलिए अब जहाँ मेरे पति के पैसे लगे हैं वहाँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लेने दूंगी। आई बात समझ में? रितु को पूजा की बातें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन उसके पास पूजा की बातों का जवाब भी नहीं था, क्योंकि ये सब तो खुद रितु ने ही शुरू किया था। इसलिए वो चुपचाप निराश होकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, पूजा ने तो साफ मना कर दिया कि मैं उसकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप ही कुछ दे दीजिए ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ जी, अगर आप मेरी मदद कर देती हैं तो मेरी माँ के आगे मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माफ करना बहू, मैं तेरे ही बनाए नियमों की वजह से मजबूर हूँ, वरना मैं तेरी मदद जरूर कर देती। रितु को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वो वहीं पर रोने लगती है। तभी पीछे से अर्जुन और पूजा दोनों आते हैं। आया तुम्हें समझ में रितु? यही तुम इतने समय से कर रही थी। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे कि तुम्हें खुद समझ में आ जाए, लेकिन देख लो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आया। अब यही सब चीज़ तुम्हारे साथ बीती तब तुम्हें समझ में आ रहा है। रितु को अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है